क्वेश्चन आता है वो है 12.19। इसको रीड कर लो पहले तो। कहा गया है कि एक कंपाउंड है जिसमें इतना कार्बन है 69.77%। फिर इसमें 11.63% हाइड्रोजन है, बाकी ऑक्सीजन है। और इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है वो 86 है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन ना बहुत ही कम आते हैं, ज्यादातर ये जो है बीएससी वगैरह में आते हैं, पर यहाँ पे ये एक ही क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। तो यहां से अगर आप देखेंगे जो 11th में आपने किया था, ये परसेंटेज दे रखी है, तो इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगा सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बिना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाए भी हो जाएगा, पर मैं दोनों आपको बताऊंगी। चलो पढ़ लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट बट form addition compound with sodium hydrogen sulfide and give positive iodoform test on vigorous oxidation। जब इसकी विग्रस ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड बनाता है। इस कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहले तो अगर एक वो कहते हैं ना, एक बार देखेंगे आप कहेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ पहला स्टेप आप क्या करो, आप फ्लो चार्ट बना लो। तो इन्होंने क्या बोला है कि भाई ये कंपाउंड है। अच्छा, मैं दोनों चीजें बताऊंगी, ये जो परसेंटेज दे रखी है इससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेंगे मैं वो भी बताऊंगी। पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, अगर मान लो ये परसेंटेज नहीं भी दी गई होती तब भी मैं इस जो ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, इसका मैं स्ट्रक्चर निकाल लेती। तो इसलिए मैं दोनों चीज बता दूंगी आपको। फिर आगे कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है ये टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस नहीं करता, बट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देता है। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है इसकी जब विग्रस ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये दो एसिड्स बनाता है, इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, कोई बच्चा कोई चीज इन्फर कर पा रहा है, ये जितने भी फ्लो चार्ट में मैम रिएक्शन दिए कीटोन है। हुए हैं। कीटोन है कीटोन मैम। कैसे कैसे पता लगा कीटोन है? मैम टॉलरेंस इट डज एजेंट नॉट रिड्यूस रिड्यूस नहीं टॉलेंस करता, रिएजेंट। फॉर्म टेस्ट भी दे। एक मिनट, एक बच्चा बताए, आयुष बताओ। मैम ये टॉलरेंस एजेंट को रिड्यूस नहीं करता और आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, और कोई अलग चीज बतानी हो किसी ने? चलो, इसको ये तो समझ में आ गया भाई, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। चलो, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो पहली बात तो ये एल्डिहाइड तो नहीं है, चलो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, पर ये अल्कोहल भी हो सकता था। ये चीज यहां से पता लगती है पक्के तरीके से कि ये कीटोन ही है या एल्डिहाइड है। आपको याद होगा एक होता है कंपाउंड को जो ये बताए कि ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो है 2,4-DNP टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन किए थे तो मैंने आपको बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताए थे, जो कि सिर्फ कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। तो आप ध्यान से देखिए, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके अलावा HCN के साथ जब रिएक्शन होता है वो भी, जहां पे आपका ये जो साइनोहाइड्रिन बनता है ना, तो ये वही रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड से ये पता लग रहा है कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। इससे ये समझ में आता है या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। तो इससे ये पता लगा, तो पहला रिएक्शन यहां से ये चीज समझ में आई मुझे। फिर ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, इससे ये पता लगा कि भाई ये एल्डिहाइड तो है नहीं। और दूसरा, जब ये एल्डिहाइड नहीं है तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इससे ये भी समझ में आता है कि ये कीटोन है, पर कौन सा कीटोन है, ये मिथाइल कीटोन है। इससे ये समझ में आया कि ये कौन सा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, जिसमें ये जो कीटोनिक ग्रुप है ये दूसरी पोजीशन पे लगा हुआ है
और एक कोने पे CH3 है, मतलब एक कोने पे CH3 जरूर प्रेजेंट है, फिर CO। तो इतना मुझे समझ में आया कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होने वाला है। अब मुझे ये पता लगाना है भाई ये R क्या है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसकी ऑक्सीडेशन देखें, तो आपको अगर ध्यान हो, मैंने एक रिएक्शन करवाया था, मैंने कहा था अगर आप कीटोन की, ये सपोज ये R है, ये R डैश है, इसकी अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो पॉपऑफ रूल फॉलो होता है और ये जो CO ग्रुप है ये उस साइड जाता है जहां पे क्या होते हैं, कम कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे ये CH2 COOH और इधर बन जाएगा R डैश प्लस Yes. ये भी COH बन जाएगा R डैश COOH। ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। तो बेटा इतना तो मुझे समझ में आया कि भाई ये जो है ये कौन सा कीटोन है। अगर आप ध्यान से देखें ये RCO मिथाइल कीटोन है CH3। अब आप खुद देखिए कितने कार्बन होंगे अगर इसका प्रोडक्ट मैं देख रही हूं, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें। तो 2 कार्बन ये हो गए, बाकी कितने कार्बन बचे 5 में से 3। तो इसका मतलब यहां पे भी 3 कार्बन होंगे। तो इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे कि मैम यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हो सकती थी, कि आप कहें अच्छा इसमें ऐसे कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, ये इस तरह का, तो बेटा वो अलग ही चीज हो जाती, वो अलग ही बनता। तो ये भाई यहाँ पे CH2 होना जरूरी है ना इस साइड। अच्छा दूसरी चीज, चलो इसका स्ट्रक्चर तो मैं ऐसे भी पता लगा सकती थी, लेकिन इसका क्या करूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से चलो कंफर्म हो जाता है कि इसमें कितने कार्बन है असल में। तो देखो कई बच्चे तो ना डायरेक्टली वैसे ही कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। वो डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, वो ये सोचते हैं कि 69.77% बाय मास कार्बन है, तो टोटल मास है 86, 86 का 69% कितना हुआ। तो ये जो 86 का 69% लगभग कुछ आएगा आंसर, जो भी मान लो वो कार्बन का वजन हो गया, और उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो कार्बन के जो है वो आ जाएगा। लेकिन मैं आपको दूसरा लॉजिकल तरीका भी बता रही हूँ, ये 11th में किया था। हम क्या करेंगे, Empirical. सारे एलिमेंट्स की परसेंटेज लिखकर उसकी परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन की परसेंटेज है 69.7 डिवाइड बाय 12, हाइड्रोजन की 11.63 डिवाइड बाय 1। ऑक्सीजन की अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे दी नहीं गई है, उन्होंने बोला है बाकी ऑक्सीजन है, तो 100 में से 69.77 प्लस 11.63 को मैंने माइनस करके निकाल लिया है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि आपके पास यस मैम। 100 आपके पास टोटल 100 रुपीज है, 100 में से जो है एक आपके पास 50 रुपए है एक करेंसी में, और दूसरे मान लीजिए 40 है, तो बाकी दूसरे वाले नोट हैं। तो अब आप कैसे निकालेंगे बाकी कौन से, रेस्ट कितने आएंगे, 10 ही तो आएगा। आप 100 में से 90 माइनस कर देंगे। तो ऐसे ही 100 में से मैंने इन दोनों को माइनस करके 18.6 निकाल लिया। चलो इसमें हमने क्या किया, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 5.81, ये आ गया 11.63, ये आ गया 1.16। अब हम क्या करते हैं अगले स्टेप में, ये जो तीनों आते हैं ना, इनमें से जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है 1.66, इससे इन सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 पॉइंट इसको करा, आया 5। अब इसको करेंगे 5.00 समथिंग आएगा, इसको करेंगे ना 11.63 को 1.63 1.16 से तो 10 आएगा। इसको करेंगे आप तो ये 1 आ गया। तो इससे ये पता लगा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है, C5H10O, और इस इंपेरिकल फॉर्मूला का मास भी 86 है। तो ये आपने किया था, n निकालते हैं हम, मॉलिक्यूलर मास जो मॉलिक्यूलर मास जितना दिया हुआ है डिवाइड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो 1 आया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो सेम वही आया आपका। तो इससे आपको ये पता लग गया कि भाई इसका यही स्ट्रक्चर है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, पेंटेन 3 ओन है। अब आप इसकी ऑक्सीडेशन करिए,
विग्रस ऑक्सीडेशन। तो आप खुद सोचिए, ये जो CO है वो उस साइड जाता है जिस साइड कम कार्बन होते हैं। अब इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, तो कोई भी बॉन्ड टूट जाए तो आप खुद देखिए क्या बनेगा। एक तरफ तो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और दूसरी तरफ आपका क्या बनेगा, ये इथेनोइक एसिड CH3COOH। तो इससे मुझे ये स्ट्रक्चर पता लग गया। ये सबको समझ में आया? Yes, ma'am. तो यस मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं भी दिया जाता ना तब भी मैं ये क्वेश्चन जो है कर लेती। थोड़ा सा है सिंपल है क्योंकि इतना मुश्किल नहीं दिया हुआ है। देन एक लास्ट जो चीज है वो मैं आपको बताना भूल गई थी जब हमने एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस किया था। इसमें बेटा बोला है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ ऑल पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल। यहां तक तो ठीक है। बाकी ये कह रहे हैं इंडिकेट कौन सा एल्डिहाइड न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो पहली बात ये है कि इसके अंदर 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, दोनों ही एल्डिहाइड है और दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब दोनों में ही सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी बनेगा और क्रॉस भी बनेगा। अच्छा, मैं उस टाइम ये बताना भूल गई थी, मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए मेरे पास एक मैं कंपाउंड अगर आपको बताऊं, ये एसिटिक एसिड बना रही हूं मैं, या ये मैं प्रोपेनल बना रही हूँ, तो मैंने कहा था इसको आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्लस हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को अगर सेल्फ प्रोडक्ट बना रहे हैं दोबारा लिखेंगे, लेकिन इस तरह से लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आए। तो क्या होगा बेटा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है बिकॉज ये एसिडिक है, ये इधर अटैक करेगा। तो अब आप मुझे बताइए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन होगा और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, जो पहले लिखा होगा या जो बाद में लिखा होगा। कार्बन पे अटैक हो रहा है, कार्बन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें जो चार्ज होता है एक कार्बोनिल ग्रुप में, इसके ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद देखिए कार्बन पे अटैक कर रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि जो कंपाउंड मैंने लिखा है, मतलब जिसका ये कार्बोनिल ग्रुप लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर, मैं इसे दूसरे कलर से टिक लगा देती हूँ ग्रीन से, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है या ये नीचे वाला। मैम नीचे वाला। नीचे वाला। देखिए नहीं नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। ऊपर वाला ही होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को कौन वही होता है। बुलाएगा ना, हाँ, पॉजिटिव वही चार्ज अट्रैक्ट बुलाएगा। करेगा। ठीक है ठीक है, क्योंकि जो कार्बन है ना बेटा, ये वाला कार्बन, इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, एक मिनट। ये जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन, बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये अटैक करता है। और आपको पता है कि किस पे जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो कार्बोनिल कार्बन होता है इट इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो हम पीछे लिखते हैं, और ये जो आगे लिखते हैं जिसका अल्फा हाइड्रोजन, हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो बेटा हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकल जाता है, तो अपने लोन पेयर तो यहीं पे आ जाता है ना, उसके ऊपर, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। वो हमने मैकेनिज्म नहीं किया इसका, पर ये जो है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो जो भी आप आगे लिखेंगे वो जो है न्यूक्लियोफाइल होगा, जो पीछे लिखा जाएगा वो क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसके आपने ये कह रहे हैं प्रोपेनल और ब्यूटेनल के, देखिए पहले प्रोपेनल और ब्यूटेनल के सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब पहले प्रोपेनल को आप पहले भी लिखेंगे बाद में भी लिखेंगे, फिर ब्यूटेनल को पहले भी लिखेंगे बाद में भी लिखेंगे। ये मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ लिखकर, ये मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर दे रही हूँ। फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, अब दोनों में ही प्रोपेनल और ब्यूटेनल में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक बारी आप क्या करेंगे, एक बारी आप प्रोपेनल का एल्डिहाइड ग्रुप यूज करेंगे, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, और ब्यूटेनल का अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बन यूज करेंगे। फिर एक बारी ब्यूटेनल को पीछे लिखेंगे और प्रोपेनल को आगे लिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई ये इलेक्ट्रोफाइल है या ये न्यूक्लियोफाइल है। तो जो पीछे लिखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो ये आगे की तरफ लिखे आएगा ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये एक पॉइंट जो है ना साथ में
ये नहीं कि अलग से लिखना है। आप सिर्फ क्या करें, जब भी ये मान लो इसके प्रोडक्ट बना रहे हो तो नीचे एक वर्ड लिख दो कि भाई ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो हमने जिसका जो है कार्बोनिल ग्रुप यूज होगा वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो ये हम